हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का 6वां चैप्टर। 6वें चैप्टर में 6.1 हम पढ़ चुके हैं और 6.2 जो प्रश्नावली है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली रहेगी 6.2। इसके अंदर हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, इसी प्रमेय का दूसरा नाम है स्टूडेंट आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। एक बात जाने रहिए कि प्रमेय का मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से नियम बना दिया गया है। नियम किस तरह से है, जैसे आप अंकगणित में पढ़ते हैं। अंकगणित में क्या देखते हैं? फॉर्मूला है, किसी चीज़ का सूत्र, अंकगणित में हो या बीजगणित में हो। ऐसे ही रेखागणित में क्या है, ये प्रमेय होती हैं जो तुम्हें एक नियम बताती हैं, उस नियम के आधार पर हमें काम करना होता है। ठीक है ना। तो ये जो थेल्स प्रमेय है या इसका दूसरा जो नाम है वो है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसका कहना क्या है, इसका नियम क्या है, तो उसे हम कहेंगे कथन। कथन क्या है? ये कहती है, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है और इसकी कोई एक भुजा के समांतर आप रेखा खींच दें। किसी एक रेखा के समांतर रेखा खींच दें, यानी कि मान लीजिए 3 भुजाएं हैं, इनमें से मान लीजिए मैं इस भुजा के समांतर रेखा खींच देता हूँ। ठीक है, तो ये जो रेखा हमने खींची है यह है इस त्रिभुज की भुजाओं को, 2 अलग अलग भुजाओं को काटती है। सही है ना। अच्छा, जो 2 भुजाओं को काट रही है, जिन भुजाओं को ये काटेगी उन भुजाओं को समान अनुपात में ये विभाजित करेगी। ऐसा कहना है किसका? थेल्स प्रमेय का। लिख देता हूं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। समान अनुपात में विभाजित करती है या काटती है। ठीक है, कहना है कि कोई भी त्रिभुज हो, उसकी कोई एक भुजा की समांतर रेखा खींच दी जाए। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये त्रिभुज है ABC, इसके समांतर मैंने रेखा खींच दी है DE। तो वो कहता है कि जो समांतर रेखा हमने खींची है, ये वाली रेखा, यह इन 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। ठीक है ना। तो कैसे बांटेगी वो हम सिद्ध करेंगे अभी। अगर पेपर की बात करें तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, या तो वो ये कह देगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या फिर कह देगा कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या फिर तीसरी तरह से कह सकता है कि आप सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटती है या विभाजित करती है। ठीक है ना। इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको दे देगा। अब आपको करना क्या है? प्रूफ। ठीक है ना, उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले आपको लिखना होगा कि जो आपको दिया है, सॉरी उपपत्ति में नहीं, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? दिया क्या है, देखिए
कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। यहाँ तक तुम्हें दिया गया है और यहाँ से आगे का तुम्हें सिद्ध करना होगा। तो हमारे पास क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज ए बी सी में, और जो रेखा है डी ई रेखा समांतर है रेखा बी सी के। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें दिया है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ये जो डी ई रेखा है वह त्रिभुज की बी सी भुजा के समांतर है। ये क्या करेगी, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों रेखाएं समान अनुपात में कटी हुई हैं। किसके द्वारा, डी ई के द्वारा। तो यानी कि ए डी बटे बी डी, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका अनुपात ए डी बटे बी डी बराबर होगा इसके अनुपात के, मतलब कि ए ई बटे ई सी के। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें सिद्ध करना है। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि इसका कहना क्या है। ठीक है, देखिए इसमें मेरे पास ये कागज़ है, इसमें समझा देते हैं। जैसे मानिए ये हमारे पास में कोई त्रिभुज है जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। इसकी कोई भुजा के समांतर, मान लो हम इसके समांतर खींच दें, इसके समांतर खींचे मतलब ये रेखा हमने समांतर खींच दी, तो ये जो रेखा है वह इसकी इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी स्टूडेंट। ठीक है ना। अब ये बात एक अलग है कि आप ए डी को ऊपर लिखें या बी डी को ऊपर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर ए डी ऊपर रहेगी तो इधर ए ई भी ऊपर रहेगी। अगर आप ए डी को नीचे रखोगे तो ए ई को भी नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है ना। ए डी अगर नीचे रहेगी तो ये भी नीचे रहेगा। इस तरह से काम होता है। ठीक है। अब सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसके सिद्ध करने के लिए काम तुम्हें करना होगा रचना में। जो काम हम अलग से करते हैं स्टूडेंट रेखागणित के अंदर, उसे लिखते हैं रचना के अंदर। ठीक है ना। जैसे अब मुझे पता है कि आगे ये सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो किन की आवश्यकता होगी वो देखिए। एक तो ये होगी कि इस बिंदु ई से रेखा ए डी पर मुझे लंब डालने की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। क्यों पड़ेगी ये जब सिद्ध करेंगे तब देखेंगे। ठीक है। इधर बिंदु डी से और हमें रेखा ए ई पर भी एक लंब डालने की आवश्यकता होगी। जिसको आप रचना में कर रहे हैं उसे डॉट डॉट में दिखाइए। ठीक है ना। इसका मान मैंने दे दिया डी ई है और हो गया एफ, और एक का नाम मैंने दे दिया है जी। इधर एक काम और करना होगा कि बिंदु बी को बिंदु ई से मिलाना होगा और बिंदु डी को बिंदु सी से मिलाना होगा। तो इस तरह से तुम्हें दो रचना करनी है। रचना में क्या क्या किया गया है हमने, एक तो ये डी जी रेखा खींची है, डी जी रेखा खींची है लंबवत। किसके लंबवत खींची है, रेखा ए ई के। अब रेखा ए ई कह दें चाहे ए सी कह दें, बात तो एक ही है। तथा दूसरा क्या किया है कि जो ई एफ रेखा है वह लंबवत खींची है किसके, रेखा ए डी के। ठीक। और क्या किया है, तथा जो बिंदु डी है उसको सी से मिलाया है और बी को ई से मिलाया है। बिंदु डी को सी से और बिंदु ई को बी से, या कहते हैं कि बी को ई से मिलाया। समझिए, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए किसी किसी क्वेश्चन में या किसी किसी प्रमेय में जो काम हम अलग से करते हैं उसे रचना कहेंगे, और ये रचना तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया है कि डी जी खींच दी इस पर लंबवत और ई एफ इस पर लंबवत खींच दी है। अब चलते हैं उत्पत्ति, अब इसे सिद्ध करते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो हमें दिया गया वो ठीक है, और जो नहीं दिया गया उसकी हमने क्या कर ली है, रचना कर ली है।
उपपत्ति जब आप करें तो आप चलिए जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से। क्या सिद्ध करना है? AD बटे BD। तो आप देखिए कि AD वाला त्रिभुज कौन सा है? AD, ठीक है ना। और इसमें शामिल करिए ADE वाली भुजा। ये जितनी भी भुजाएं हैं, AD है, BD है, AE है या EC है, इन सभी भुजाओं में आप क्या करोगे? DE को शामिल करोगे हमेशा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिए। अगर ये आप पकड़ गए तो आप इस प्रमेय को आराम से सिद्ध कर पाओगे। AD हो या BD हो या AE हो या EC हो, इन सभी भुजाओं के साथ में क्या करना है? DE को शामिल करना है। जैसे कि AD और DE, तो AD और DE के साथ जो त्रिभुज बना है वो कौन सा है? त्रिभुज ADE, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, AD का काम हो गया। अब कौन है? BD। तो BD के साथ देखिए, BD के साथ में DE मिलाओ तो कौन हो जाएगा? BDE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। स्टूडेंट, हमने इधर का काम पहले किया है, AD का काम ये ले लिया, इधर BD का काम ये ले लिया है ना। तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का एरिया क्या होता है? आप जानते हैं कि एरिया ऑफ किसी ट्रायंगल का क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये जो ऊंचाई होती है स्टूडेंट, वो लंबवत ऊंचाई होती है, ठीक है ना। तो मैंने जो यहाँ रचना की थी ऊपर लंबवत वाली, ये लंबवत इसीलिए की थी कि क्योंकि मुझे जब ADE का एरिया ज्ञात करना होगा तो आधार और ऊंचाई मुझे चाहिएंगी, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगी ऊंचाई और ये हो जाएगा तुम्हारा आधार। AD आधार हो जाएगा और EF हो जाएगी तुम्हारी ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा क्या? बराबर 1/2 गुणा AD आधार हो जाएगा और गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी तुम्हारी? EF। देख लीजिए आराम से। मुझे निकालना है इस त्रिभुज का एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये AD आधार हो जाएगा और EF इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पर किया है बटे। अब काम करते हैं त्रिभुज BDE में। तो BDE ये त्रिभुज है, इसका एरिया ज्ञात करना है। तो आधार मानेंगे BD को, 1/2 गुणा BD। आधार BD को क्यों माना है? क्योंकि मुझे पता है कि BD के लंबवत मुझे ऊंचाई पता है, कौन है? EF। ध्यान दीजिए, मुझे ज्ञात करना है क्या? त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आधार का काम करेगा BD और ऊंचाई का काम करेगा EF। यहाँ समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ऐसे ये त्रिभुज है और मुझे इसका फॉर्मूला एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर आधार ये है तो इसके लिए ऊंचाई ये काम नहीं करेगी, ना ही ये काम करेगी। ऊंचाई काम करेगी जो इसके लंबवत ऊंचाई है, ठीक है ना, इसके बराबर में और इसके लंबवत ऊंचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये आधार होगा और ये जो लंबाई रहेगी वो ऊंचाई का काम करेगी स्टूडेंट, ठीक है। ठीक ऐसे ही जब आप इस त्रिभुज को देखोगे तो इसके लिए आधार ये है और इस आधार के लंबवत ये, देखो जो इसके लंबवत है वो तो इसके भी लंबवत होगा ना। तो BD के लंबवत कौन है? EF। तो EF यहाँ से क्या होगा कि 1/2 से 1/2 कट जाएंगे, EF से EF कट जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो बचेगा वो बचेगा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर यहाँ बचेगा AD और बटे में यहाँ बचेगा BD। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इधर हमने क्या किया है? बाएं पक्ष का काम कर लिया है। अब चलेंगे दाएं पक्ष पर, जो सिद्ध करना उसी के साथ चल रहे हैं। तो AE और EC है तथा एरिया ऑफ AE की बात कर रहा है ना। तो AE में देखिए आप क्या है कि AE ये है भुजा,
ए ई, इसके साथ में हमें कौन लेना है, डी तो लेना ही लेना है, तो बन जाएगा ए ई डी, या कह दें कि त्रिभुज ए डी ई। ठीक ऐसे ही ई सी के साथ क्या बनेगा, ई सी लंबाई कौन सी है, ये लंबाई है, तो ई सी के साथ में अगर डी ई मिलाएंगे तो बनेगा सी डी ई, सी डी ई। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास दो त्रिभुज हो गए हैं। एक तो हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ ए डी ई, और दूसरा बन जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ कौन सा, सी डी ई। ठीक है ना, बहुत आराम समझ लीजिए। देखिए क्या है, ए ई के साथ में, ए ई के साथ में यानी कि इस लंबाई के साथ में जब डी ई मिला देंगे तो ये बन जाएगा ए डी ई। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, एक बनेगा सी ई के साथ में डी मिलाएंगे तो सी डी ई। तो एक तो हो गया ए डी ई और एक हो गया सी डी ई, बराबर 1/2 गुणा आधार। वो जो चित्र है मुझे बार बार इधर उधर करना पड़ रहा है, तो मैं इधर बना देता हूँ इस चित्र को। ठीक है, वो चित्र इस तरह से है, ऊपर वाला ए डी बी और सी, यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है, यहाँ से लंब डाला है, यहाँ से लंब डाला है, यहाँ पे डाला है लंब एफ, यहाँ पे लंब डाला है जी जी, इधर इसको मिला दिया है, इधर इसे मिला दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको चित्र दिखाई देगा। अगर मैं ए डी ई को काम करूँ, ए डी ई का एरिया अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्ञात किया है, तो वो क्या किया था, ए डी गुणा एफ ई, है ना, आधार इसे माना था तब। अब आधार मानेंगे इसे, क्योंकि इसके आधार के साथ भी हमारे पास में ऊंचाई है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ए ई गुणा डी जी बटे, अब एरिया ऑफ सी डी ई ज्ञात करिए, एरिया ऑफ सी डी ई। तो इसके लिए आधार का काम ये करेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसके लंबवत ऊंचाई कौन है, ये है भाई, ये रेखा है ना, तो इसी के लंबवत तो है ये डी जी, तो ये हमारे लिए आधार का काम कर जाएगा और ये ऊंचाई का काम कर जाएगा। तो बन जाएगा 1/2 गुणा आधार कौन है, सी ई, और गुणा ऊंचाई कौन है तुम्हारी, डी जी। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी जी से डी जी कट जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ सी डी ई, बराबर यहाँ बचेगा क्या, ए ई, यहाँ बचेगा कौन, सी ई। ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण में बना लिए। अच्छा, अगर हम देखें हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। इधर देखो, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई, सही है ना। मतलब अगर हम इन दोनों के दाएं पक्ष बराबर दिखाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इनके बाएं पक्ष बराबर दिखाने पड़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, अगर किन्हीं दो समीकरणों के अगर मैं दाएं पक्ष बराबर दिखाना चाहूँ तो उसके लिए आवश्यकता रहेगी कि मैं उसके बाएं पक्ष बराबर दिखा दूँ। तो बाएं पक्ष बराबर दिखाने के लिए क्या करना होगा, देखना जरा, इधर एरिया ऑफ ए डी ई है ही, और ये भी क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई है, तो ये तो बराबर है ही पहले से। यहाँ देखिए ये क्या है, एरिया ऑफ बी डी ई, और यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सी डी ई, बस ये बराबर नहीं है। तो देखिए एक प्रमेय होती है 9th क्लास में, ठीक है, वो प्रमेय क्या होती है वो देखिए, लिखे देता हूँ कि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा युग्म, एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये प्रमेय हम जानते हैं। इसका कहना क्या होता है, ये कहना चाहता है इस तरह से कि जैसे मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं हैं और दो त्रिभुज हमारे पास दिए हों जिनका आधार यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो, तो उनकी ऊंचाई यदि केवल इनसे टच कर रही हो, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो ये त्रिभुज का एरिया इस त्रिभुज के एरिया के बराबर रहेगा।
अगर आधार यही रहे तो चाहे आप जितने भी त्रिभुज बना दीजिए उन सब का क्षेत्रफल कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है ना। अगर दो समांतर रेखाएं हैं और यहाँ से मैं एक त्रिभुज तो ये बना देता हूँ, दूसरा यहीं से ये बना देता हूँ, तो इन दोनों त्रिभुजों का जो एरिया रहेगा वो कैसा रहेगा, बराबर। अगर इसी को आधार मान के मैं एक त्रिभुज और बना दूँ ये वाला, तो इसका भी एरिया कैसा रहेगा, बराबर। क्यों रहेगा, क्योंकि आधार इनका समान है और एक ही समांतर रेखा युग्म के अंदर ये बने हुए हैं। ठीक है ना। तो आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, तो आधार तो सबका सेम है ही और ऊंचाई भी सबकी कैसी रहेगी, सेम रहेगी स्टूडेंट। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि ये प्रमेय बताती है क्या है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या प्रयोग है, यहाँ प्रयोग इस तरह से है कि जो BDE है एरिया, देखो एक तो BDE की बात करनी है और एक बात करनी है CDE की। तो BDE ये त्रिभुज है, ये क्या है BDE, और ये क्या है CDE। तो इसमें आप देख रहे होंगे दोनों का अगर मैं आधार इसे मानूं DE को, क्योंकि DE इसमें भी है BDE में और इसमें भी है, तो आधार ये हो गया और ये इसके समांतर रेखा है। दोनों ही त्रिभुज BDE हो चाहे CDE हो, दोनों ही इसी समांतर रेखा युग्म के मध्य बने हुए हैं और आधार कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ CDE वह बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ BDE के। एरिया ऑफ CDE मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रहेगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक है। इसे कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ADE बटे यहाँ CDE का मान क्या है, एरिया ऑफ BDE। एरिया ऑफ BDE बराबर किसके, AE बटे CE के। इसे देते हैं स्टूडेंट समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। अब आप देखिए समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 3 को, इन दोनों के दाएं पक्ष एकदम बराबर हो गए। देख लीजिए एकदम समीकरण 1 का और 3 का कैसा है, बायां पक्ष बराबर है। जब बायां पक्ष बराबर है तो इनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 3 से इनके दाएं पक्ष क्या हैं, बराबर। लिख देता हूँ, समीकरण 1 व 3 से क्या होगा कि इनके दाएं पक्ष, एक का दायां पक्ष है AD बटे BD बराबर एक का दायां पक्ष है AE बटे CE। ठीक है ना। दोनों से क्या हो गया, ये बुझाएं बराबर आ गई अनुपात। तो यही हमें सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं ये वाला AD बटे BD और AE बटे AC। आपको ऐसे कर दिखा दें, ये देखिए ऐसे देखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यही हमें सिद्ध करना था स्टूडेंट। क्लियर। अब आपको ये लिखने के लिए है, आप बिल्कुल पूरा ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। इसमें से आप क्या छोड़ देंगे, ये त्रिभुज छोड़ दीजिएगा, ये वाला सॉरी ये वाला त्रिभुज छोड़ दीजिए और ये वाला त्रिभुज छोड़ दीजिए। ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें तुम्हारी लिखने की हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें लिखने की हैं। बहुत ही आराम से मैंने समझाया है और अगर समझ में थोड़ा कम आए तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। ठीक है। हैंस प्रूव्ड। एक प्रमेय हो गई स्टूडेंट। अब इसी के आधार पर देखेंगे दूसरी प्रमेय। तो स्टूडेंट दूसरी प्रमेय है प्रमेय नंबर 2, जिसे कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम या इसी का दूसरा नाम कह देते हैं कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। ठीक है ना। थेल्स प्रमेय का विलोम कहें या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम कहें, एक ही बात है।
अच्छा, इसका कहना क्या है? इसका कथन स्टूडेंट इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास में कोई त्रिभुज है, वो कहता है कि मान लो कोई त्रिभुज ABC है और इसकी कोई दो भुजाओं को समान अनुपात में कोई रेखा बांट रही है। मान लीजिए हमारे पास में कोई DE रेखा है जो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। तो वो कहता है ऐसी जो रेखा जो समान अनुपात में बांट रही है वह रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी। समझ रहे हैं? अभी हमने पढ़ा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या है? वो कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर रेखा खींच दी तो ये रेखाएं समान अनुपात में बट जाएंगी स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? वो ये कहता है अगर कोई रेखा, ये रेखा, अगर कोई रेखा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी तो वह तीसरी रेखा के समांतर हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैं इसी बात को ऐसे कह दूं कि कोई रेखा मैंने ऐसे खींची, ये रेखा क्या कर रही है? इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में बांट रही हो अगर, तो समान अनुपात में अगर बांट रही है तो यह रेखा निश्चित ही इस रेखा के समांतर होगी। ऐसा कहना होता है किसका? थेल्स प्रमेय के विलोम का। क्लियर? चलिए लिख देते हैं। कथन इस तरह से है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है या तीसरी भुजा के समांतर होती है। समांतर होती है, ठीक है स्टूडेंट। आप किसी भी त्रिभुज में अगर कोई एक भुजा ऐसी खींच रहे हो जो दो भुजाओं को काट रही हो तो निश्चित ही वह रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है। इस बात को अब हम सिद्ध करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जो दिया हुआ है, अब हमें क्या दिया हुआ है? दिया ये है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी रेखा है? DE रेखा है जो इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है। कैसी बांट रही है? समान अनुपात। मतलब अब हमें दिया है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ये हमें अब की बार दिया गया है। और अब हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि यह रेखा कौन सी रेखा? जो इसे समान अनुपात में बांट रही है। कौन सी बांट रही है? DE। यह रेखा तीसरी के समांतर है। मतलब DE ये समांतर का चिन्ह स्टूडेंट, ये समांतर है किसके? BC के। ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर? चलिए देखते हैं। इसके लिए भी हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी कि हम थोड़ा सा अलग मान के चलेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है कि DE समांतर है BC के। हम मान के चलेंगे, मान लो DE समांतर नहीं, मान लो कोई और रेखा इसके समांतर है। मैंने क्या कर लिया? मैंने थोड़ा माना कि ये कोई रेखा है जिसका नाम है DF है और ये समांतर है किसके? BC के। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं ये बाद में ये सिद्ध कर पाऊँ कि DF और DE तो एक ही रेखा है तो हम कह देंगे कि DE भी क्या है? समांतर होगी, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? रचना कर रहे हैं। मान के चलेंगे कि DF समांतर है किसके? और BC के। ये हमने क्या किया है? माना है। रचना के अंदर ये हमने माना है कि भाई ये समांतर नहीं है, ये समांतर है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करें? अब आगे बढ़ते हैं। उपपत्ति अब सिद्ध करेंगे इसे, ठीक है। किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या है कि जो आपको दिया गया पहले वो लिख लीजिए, उससे कोई काम निकलता है वो निकालिए।
और जो रचना हमने करी है उसकी सहायता से जो निकल सकता है वो करिए। जैसे ये हमें दिया है, क्या दिया है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ये तो हमें दिया ही गया है। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, लिख देता हूँ, ये तो हमें दिया गया है पहले से ही, है ना। दूसरा क्या है, उसने कहा है कि DF समांतर BC तथा DF समांतर BC, ये कहाँ है, DF समांतर BC यानी कि ये रेखा इस रेखा के समांतर हमने रचना मानी है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हम लगाएंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स में क्या कहती है कि अगर कोई रेखा, अब मैं DF की बात कर रहा हूँ, DE तो मैं मान ही नहीं रहा कि समांतर है कि नहीं, है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि DF समांतर है इसके। थेल्स में कहती है कि अगर कोई रेखा समांतर है किसके, किसी एक रेखा के, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। मतलब जो DF है इसके समांतर है, तो जो DF रेखा है वह इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। मतलब ये हो जाएगा AD बटे किसके, BD के बराबर, इसका अनुपात क्या होगा, AF बटे FC के, AF बटे FC के। स्टूडेंट ध्यान रखिए, देखो DF बांट रही है ना, तो इधर बिंदु D है, इधर बिंदु F है, तो इधर बटेगा AF बटे FC, इधर बटेगा AD बटे BD। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ हम देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों का जो बायां पक्ष है वो कैसा है, बराबर है। अगर बायां पक्ष बराबर है तो निश्चित ही दायां पक्ष भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम कह देते हैं, तुलना कर देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 की, व 2 से। क्या है कि इनके जब बाएं पक्ष बराबर होंगे तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। मतलब यहाँ से मिल जाएगा कि AE बटे EC बराबर AF बटे FC, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बात तुम्हें ध्यान देनी होगी, ध्यान दे दें, ये आपको लिखना होगा, है ना, ये नहीं लिखना है। यहाँ से आगे जो लाइन है वो आपको लिखनी, क्या है कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, आपको एक जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। देखो यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमें दिया गया है और ये हमने रचना में माना था, तो इसकी सहायता से हमने ये निकाल दिया, और ये निकालने से पता चला कि ये और ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ तक कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ से आगे इस बात का ध्यान रहना थोड़ा कठिन रहता है बच्चों को, है ना, तो इसी पर फोकस भी करना है कि ये भी बात ध्यान में देनी है। तो क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ना है, कहाँ, यहाँ। तो हो जाएगा AE बटे EC प्लस 1 बराबर, इधर भी जोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, AF बटे FC प्लस 1। इसके नीचे एक मानो, इसके नीचे एक मानो, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा EC, इधर इसका लासा बन जाएगा AE प्लस EC बराबर, इधर बन जाएगा इसका लासा FC, तो बन जाएगा AF प्लस FC, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए अब क्या हुआ, यहाँ से ये हुआ स्टूडेंट कि आप देखेंगे ना AE और EC, अगर मैं AE मतलब ये रेखा AE और EC, अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग, अगर ये दोनों मिला दूँ तो क्या बन जाएगा, AC नहीं बन जाएगा। अच्छा ये तो बन गया कितना, AC, ये कितना हो गया स्टूडेंट, AC, और नीचे तो है ही EC। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि AF प्लस FC, AF यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी प्लस F से लेकर के C तक की दूरी, मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक के जोड़ो प्लस यहाँ से यहाँ तक का जोड़ो, तो मिल करके क्या हो जाएगा, ये AC नहीं है, तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये AC, और बटे में क्या है, FC। बस यहाँ आ जाइए, तो AC से AC हट जाएगा और क्या मिलेगा तुम्हें मिल जाएगा स्टूडेंट EC बराबर FC, EC बराबर FC मिल जाएगी, ये घट ही जाएगा यहाँ से। तो EC बराबर FC का मतलब समझिए क्या निकलेगा, FC यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है और EC यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, FC यहाँ से यहाँ तक लंबाई और EC, तो ये तो बराबर कब होंगे, ये बराबर तभी होंगे जब E और F दोनों एक ही जगह पर स्थित होंगे स्टूडेंट, है ना,
यही इसमें टर्निंग पॉइंट है। ई और एफ यदि एक बिंदु पर रहेंगे तभी यह एफ सी और ई सी बराबर हो पाएंगे, अन्यथा बराबर नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट। क्लियर? तो ये कह देता हूँ कि यह तब ही संभव है जब ई और एफ संपाती हों। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं। ई और एफ कैसे हैं? संपाती हैं। ये तभी संभव है जब ई और एफ एक ही जगह पर होंगे। तो क्या होगा? तो जो डी ई रेखा है वह डी एफ का हो चाहे डी ई का हो, एक ही बात है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डी एफ हमने मानी थी ना, हमने क्या माना था कि रचना में क्या माना था, डी एफ समांतर बी सी के। अब हम क्या करें कि एफ और ई तो एक ही जगह पर हैं, तो जो एफ है वो ई है और जो ई है वो एफ है। इसका मतलब जो डी एफ समांतर बी सी हमने माना था वह क्या हो गया है, डी ई समांतर बी सी। ठीक है ना? तो इस तरह से ये रचना सिद्ध हो गई, प्रमेय सिद्ध हो गई। ठीक है ना? तो ये दो प्रमेय हैं स्टूडेंट जो तुम्हारे इस 6.2 में काम करेंगी। ठीक है ना? एक बात तो यही है कि ये सिद्ध करने के लिए आ जाती हैं। ठीक है ना? धीरे धीरे लिखते हुए रहिए इसे और मेरी बात सुनते हुए रहिए। एक बात तो यह है कि सिद्ध करने के लिए आ जाती हैं अलग से। अगर नहीं भी आती हैं तो इस प्रश्नावली के जो और क्वेश्चन हैं, इसके आधार पर जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं की सहायता से सिद्ध किए जाएंगे। अगर आप ये सिद्ध कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो कमज़ोर बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम इनका जो कथन है वो तो आपको याद होना ही चाहिए कि कथन क्या है। ठीक है ना? कभी कभी आपसे कथन भी पूछ लेता है 1 नंबर में। ठीक है? कि कथन क्या है। तो आप ध्यान रखिए थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन ये रहेगा और थेल्स प्रमेय का जो कथन है वो मैंने तुम्हें लिखा दिया है स्टूडेंट इससे पहली प्रमेय में। ठीक है ना? प्रमेय नंबर 1 में। तो ये आप आराम से मन से पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। अगर कोई बात समझ में कम आती है उसको आप बार बार पढ़ के देख लीजिए, दूसरी बार वीडियो पढ़ के देख लीजिए। है ना? और भी कोई समस्या आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए। धन्यवाद।